तो देखो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया एंटासिड, ठीक है। दूसरे नंबर की ड्रग हमने पढ़ी कौन सी? एंटीहिस्टामिन, ठीक है, एंटीहिस्टामाइन या एंटीहिस्टामिन। फिर एक ट्रैंक्यूलाइजर्स पढ़ी, ट्रैंक्यूलाइजर पढ़ी, ठीक। और दूसरी कौन सी पढ़ी? एनाल्जेसिक, ठीक है। ये 4 ड्रग हमने पढ़ ली है। जल्दी जल्दी से मतलब बता दो। एंटासिड मतलब क्या बताया था? न्यूट्रलाइजेशन किसका? एसिड का, ठीक है। इसमें भी हमने 2 टाइप की पढ़ी थी, एक हाइपो एसिडिटी और एक हाइपर एसिडिटी। हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा। अगर आपको नॉर्मल एसिडिटी हुई है तो हम क्या लेते हैं? वीक बेस, मतलब कि इनो वगैरह कुछ भी आप ले सकते हो। वीक बेस में कौन कौन से बेस बताए थे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक। ये वीक बेस हो गए। फिर ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स थी जो हाइपर एसिडिटी में यूज हो रही थी? सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ओमेप्रोजोल, ठीक है। सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ओमेप्रोजोल, ये हमारी ड्रग्स थी। उसके बाद एनाल्जेसिक ड्रग के नाम बताओ जल्दी से। नार्कोटिक में बता दो। कोकीन, हेरोइन, है ना, चरस, गांजा, सारी चीजें। इसके बाद ट्रैंक्यूलाइजर्स में कौन कौन सी थी? ट्रैंक्यूलाइजर्स होता क्या है? मेंटल पीस के लिए। ट्रैंक्यूलाइजर्स मतलब हिंदी में कहते हैं इसको प्रशांतक। देखो इसका मतलब है प्रति अम्ल औषधि, ठीक है। इसका मतलब है प्रति हिस्टामिन औषधि, इसका मतलब है प्रशांतक, और इसका मतलब है दर्द निवारक, ठीक है। प्रशांतक, दर्द निवारक, प्रति अम्ल। प्रशांतक का मतलब देखो दर्द निवारक क्या करेगी? आपको नींद में नहीं लेके जाएगी वो, पर प्रशांतक अगर आपने लिया है तो आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। ये अंतर है। मतलब कॉन्शियसनेस के अंदर आपका दर्द दूर करेगी कौन? एनाल्जेसिक, ठीक है। आपका कॉन्शियसनेस मतलब आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, अगर नार्कोटिक ड्रग आप लेते हो तो फिर तो उसमें आपको नशा या नींद कुछ भी आ सकती है, पर जो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है उसमें आपको स्लीपिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक। नहीं, वो तो एनाल्जेसिक है ना, दर्द निवारक है, पेन किलर। भाई आर्मी में, मिलिट्री में भी वो लोग मॉर्फिन का यूज़ करते हैं। जब ज़्यादा अगर मान लो किसी को चोट लग जाए, गोली लग जाए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो वो मॉर्फिन देते हैं वहाँ पर भी, है ना। और भी दूसरी जगहों पर भी देते हैं। ऑपरेशन वगैरह कहीं अगर किसी का किया है तो वहाँ पर दे सकते हैं, इमरजेंसी में, अगर दूसरी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है तो। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें अंतर आप अच्छे से समझ लो। ये ट्रैंक्यूलाइजर है, ये मेंटल पीस देगा, दिमाग का जो आपका तनाव है उसको कम करेगा। हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इसको लोगे तो ये नींद आएगी आपको। क्या आएगी? नींद आएगी, ठीक। दूसरा, एनाल्जेसिक जो है वो पेन किलर है, इसमें नींद का कोई इशू नहीं आएगा आपको। भाई जैसे आप नॉर्मली पेन किलर ले रहे हो तो क्या आपको नींद आ जाती है? क्या नहीं आएगी। हाँ, पर अगर आप नार्कोटिक पेन किलर ले रहे हो, है ना, जैसे कि एल्कोहल है, आपका ड्रग्स हैं, कोई सी भी कोकेन वगैरह, तो फिर आपको नशा या नींद उसमें चढ़ेगा, ठीक, क्लियर। चलो अब अगली ड्रग लिखो, एंटी माइक्रोबियल ड्रग। मतलब एंटी माइक्रोबियल ड्रग, ठीक है। मतलब कि प्रति जीवाणु लिख सकते हैं आप इसको, है ना, जीवाणु, विषाणु जो भी हो, है ना, औषधि। क्या लिख सकते हैं? हाँ, सूक्ष्म जीव ही होता है। माइक्रोबियल का मतलब सूक्ष्म जीव, है ना। तो सूक्ष्म जीव नाशी भी बोल सकते हो इसको आप। क्या बोल सकते हो? सूक्ष्म जीव नाशी, है ना। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है सूक्ष्म जीव नाशी, ये भी बोल सकते हो हिंदी में। अब देखो माइक्रोबियल का मतलब क्या होता है? मतलब कि सूक्ष्म जीवों का मतलब कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, है ना, या किसी तरह का कोई भी ऐसा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देगा, है ना। बाकी जगहों पर आप उसको देख नहीं सकते हो। जैसे अभी हमारी स्किन पर बहुत सारे बैक्टीरिया लगे हुए हैं, पर हमें दिखाई देंगे क्या? नहीं देंगे। पर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्या होंगे? दिखाई देंगे। तो माइक्रोबियल जो आपके ड्रग्स हैं उनका काम क्या है? ऐसे छोटे छोटे जीवाणुओं को मारना। अब इनको क्यों मार रहे हैं हम? क्योंकि ये क्या करेंगे? बीमारियां पैदा करेंगे, ठीक है।
हमारे अंदर जाने पर या हमारी स्किन पर भी रहेंगे या कहीं पर भी रहेंगे तो क्या क्या कॉज करेंगे, डिसीज कॉज करेंगे, अलग अलग तरीके की बीमारी हमको इनसे हो सकती है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवनाशी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि छोटे छोटे जीवों को, जीवों का मतलब बैक्टीरिया और वायरस से है यहाँ पर, है ना, फंगाई भी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं या ऐसे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेगी, ये किल करेगी। बात समझ में आ गई। अब ये 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 3। पहला है इसमें एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक। दूसरा है आपका एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब पूर्तिरोधी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूर्तिरोधी। इसको कहते हैं प्रतिजैविक, प्रतिजैविक, ठीक। और एक होती है डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब विसंक्रामक, विसंक्रामक, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब विसंक्रामक। ये 3 प्रकार है किसके, सूक्ष्म जीवनाशी के। पहला है एंटीबायोटिक, दूसरा है एंटीसेप्टिक और तीसरा है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। एंटीबायोटिक का मतलब प्रतिजैविक, एंटीसेप्टिक का मतलब पूर्तिरोधी और डिसइंफेक्टेंट का मतलब विसंक्रामक, ठीक। इतनी बात क्लियर सबको। अब इन तीनों में अंतर क्या है भाई, तीनों का काम तो एक ही है कि बैक्टीरिया वायरस को मारना है या फंगाई जो भी माइक्रोबियल आपका सब्सटेंस है उसको क्या करेंगी, ये किल करेंगी, मारेगी। तो फिर तीनों में अलग अलग कैटेगरी हमने क्यों बनाई, तीनों अलग अलग क्यों हैं? देखो पहले मैं एक लाइन में तीनों को बता देता हूँ, फिर एक एक करके तीनों को हम अलग अलग से समझेंगे। एंटीबायोटिक भी वही काम करेगी जो एंटीसेप्टिक करेगी और डिसइंफेक्टेंट भी वही काम करेगा। सबके सबका काम एक ही है पर जगह अलग अलग है, किस जगह पर वो काम करेंगे, केवल किसका अंतर है, प्लेस का। कैसे अंतर है कि एंटीबायोटिक जो है ये बॉडी के अंदर जाकर के सूक्ष्म जीवों को मारेगी, है ना। क्या करेगी, इंटरनल यूज के लिए होती है। किस यूज के लिए होती है, इंटरनल यूज, मतलब कि शरीर के अंदर जाकर, भाई ये दवाई है इसको हमको खाना पड़ेगा, है ना, टेबलेट आपको लेना पड़ेगी या जो भी आपका इंजेक्शन वगैरह वो आपको लगवाना पड़ेगा, मतलब बॉडी के अंदर जाएगी दवाई और अंदर जाकर क्या करेगी, बैक्टीरिया वायरस को किल करेगी, ठीक। बात समझ में आ गई। ये जो है एंटीसेप्टिक, ये क्या करेगी, बाहर, शरीर के बाहर, मतलब कि एक्सटर्नल यूज के लिए, त्वचा के ऊपर, है ना। जैसे कि डेटॉल, भाई आपको कहीं छोटी मोटी चोट लग जाती तो हम क्या करते हैं, डेटॉल से ऐसा लगा लेते हैं वहीं के वहीं ऊपर स्किन में, कि डेटॉल पी जाते हैं, क्या करते हैं, लगाते हैं ना। तो एक्सटर्नल यूज के लिए, ये किस यूज के लिए है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूज के लिए, मतलब शरीर के ऊपर आपको उसको पीना नहीं है, खाना नहीं है, केवल यूज करना बाहर से। अब देखो ये दोनों ही चीजों में एक और चीज कॉमन है कि ये दोनों की दोनों किसके लिए है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। किसके लिए है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित, जीवित वस्तुओं के लिए, ठीक। ये भी जीवित में काम आएगी, ये भी जीवित में काम आएगी। क्लियर इतनी बात, ठीक। अब डिसइंफेक्टेंट क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा जो ये दोनों कर रही, पर कहां पर करेगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर। किस पर करेगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर ये काम करेगा, ठीक। जैसे नॉन लिविंग का मतलब जो जीवित नहीं है ना, अजीवित वस्तुओं पर, अजीवित वस्तुओं पर। कैसे करेगा भाई अजीवित वस्तुओं पर, जैसे कि आप फर्श पे पोछा मारते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं पोछे में हम, फिनाइल, है ना, फिनाइल डाल के पोछा लगा देते हैं तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया वायरस को मार देगा। अब फिनाइल डाल के कोई हम हमारे हाथ पर तो फिनाइल नहीं लगाएंगे, कहीं चोट लगेगी तो लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो फिनाइल की जगह अलग है ना, या लाइजॉल की जगह अलग है और इसकी जगह अलग है और इसकी भी जगह अलग है। ये बॉडी के अंदर, ये बॉडी के बाहर, सॉरी ये बॉडी के अंदर, ये बॉडी के बाहर, है ना। ये दोनों लिविंग है और ये वाला क्या है, नॉन लिविंग। बात समझ में आ गई। जो पोछा वगैरह लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, स्प्रे वगैरह, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर। चलो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक में 2 वर्ड आ रहे हैं हमारे, एक तो क्या आ रहा है, एंटी, और एक दूसरा क्या है, बायोटिक। एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब क्या है, बायोटिक का मतलब क्या है, लाइफ, मतलब जीवन।
मतलब जीवन के अगेंस्ट, लाइफ के अगेंस्ट काम करेगा। किसकी लाइफ के अगेंस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, है ना, छोटे छोटे जीव जंतुओं की लाइफ के अगेंस्ट ये काम करेगी, पहली चीज़। ठीक, दूसरा इसमें लिखो, इसका जो इसकी जो डिस्कवरी है वो कब हुई थी? 1908 में। ठीक है, 1908 में पॉल इलरिच ने इनकी जो है डिस्कवरी की थी। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक की, किसकी? फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी? पॉल एलरिच ने। कब की थी? 1908 में, मतलब कि 1908 में। ठीक, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। 1932 में मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज 1932 में मिला था, पर उन्होंने डिस्कवरी कब की थी? 1908 में। ठीक, अब आगे देखो कि एंटीबायोटिक जो है हमारी, इसमें रिवॉल्यूशन कब आया? मतलब कि जिसको हम कहते हैं ना कि एक ऐसी डिस्कवरी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है, पर इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? कोई बता सकता है क्या? बहुत फेमस नाम है वो तो। हाँ, नहीं, हाँ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। किसने किया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आइंस्टाइन तो फिजिसिस्ट थे, ये तो बायोलॉजी वाली बात है ना। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम लिखो। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक बनाई थी? पेनिसिलिन। लिखो जरा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या बनाया था? पेनिसिलिन। ये जो एंटीबायोटिक है ये सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई। ठीक है, और किससे बनाई? पेनिसिलियम फंगाई से। किससे बनाई? पेनिसिलियम फंगाई से, मतलब फफूंद से। अब देखो, एंटीबायोटिक की अगर मैं डेफिनेशन बताना आपको, तो मैं क्या बता सकता हूं कि पहले जो माना जाती थी एंटीबायोटिक, वो किसको माना जाती थी? कि एंटीबायोटिक जो है ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। ये बात तो हमको भी पता है, ठीक, पर उसमें पहले के लोग क्या मानते थे कि ये किल तो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करता है, पर बनता भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही है ना। क्या क्या बोला था उनने? कि किल करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पर बनेगा भी किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। हमने देखा होगा ना कि कई तरीके की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में अब जैसे अभी वैक्सीन लग रही है तो क्या हो रहा है? वही तो काम होता है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन में आपको कौन सी दवाई लगाई जाती है? वैक्सीन में, हाँ, तो क्या होता है? वायरस का जो एंटीडोट है, हाँ, ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना जहर को जहर ही काटेगा, वैसे ही वैक्सीन जो है आपका टीका जो लगेगा आपको, उसके अंदर वो कोरोना वायरस ही है। ठीक है, बस उसको क्या कर रखा है उन लोगों ने? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर रखा है ना। आप एक ऐसा कह सकते हो कि वो डेड है। कैसा है? डेड है। अब जैसे ही उसकी बॉडी में हमारी उसको इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी के लिए तो वो नया नया है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? फटाफट उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। मतलब कि एक ऐसी सेल बनाती है जो उसको लड़ने का काम करती है उससे। ठीक है, अब वो सेल बॉडी ने बना ली, परमानेंट हो गई, वो सेल तो हमारी बॉडी में ही रहेगी। अब पर वो कोरोना वायरस तो बेकार था, मतलब अभी तो वो हमने मरा हुआ डाला था अंदर। अब जैसे असली वाला कोरोना वायरस जब आएगा तो इनके पास पहले से ही वो सेल मौजूद है जो उसको ख़त्म कर देंगे, इसीलिए हमको कोरोना नहीं होगा। इसीलिए हमको कोई भी बीमारी जिसकी हमने टीका लगवा रखा है, वैक्सीन लगा रखी, वो हमको नहीं होती है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी यही चीज़ थी। इन्होंने कहा कि ये मारेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऊपर बनेगा भी किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक, पर फिर बाद में आगे जाकर के डेफिनेशन चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि भाई ये सिंथेटिक भी हो सकता है ना, मतलब कि जो एंटीबायोटिक है वो कैसी हो सकती है? कृत्रिम रूप से भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक सिंथेटिक भी हो सकती है, नेचुरल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो बनती ही है वो, पर सिंथेटिक भी हो सकती है। क्लियर इतनी बात? चलो फिर इसके बाद लिखो, अब एंटीबायोटिक जो है उसका क्लासिफिकेशन, तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, इसमें दो तरीके के एंटीबायोटिक हम पढ़ेंगे। पहला लिखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक, और दूसरी कौन सी होगी? नैरो स्पेक्ट्रम
एंटीबायोटिक। हाँ इन्हीं में आएगी ना। देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। अच्छा क्या मतलब है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, ठीक है, वेरी गुड। देखो दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं। एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। सुना है कि नहीं सुना कभी? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब उसको ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डाई होता है एक, है ना, तो जो उसके लिए पॉजिटिव दिखाते हैं उनको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो नेगेटिव दिखाएंगे वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब कि इसकी जो रेंज है वो कैसी है? बहुत बड़ी है। बड़ी का मतलब कि एक साथ वो कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकती है, कई बहुत सारे टाइप के। नंबर की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? टाइप की, है ना। तो कई टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, है ना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मतलब अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ही कोई भी दवाई क्या कर देगी? मार देगी। और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होगा? नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब कि ऐसी एंटीबायोटिक जो क्या करेगी? हाँ स्पेसिफिक काम करेगी, है ना। जैसे मान लो कोरोना के लिए है वो, तो कोरोना पे ही काम करेगी। एक एग्जांपल दिया हमने, है ना। कोई भी डिजीज के लिए पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बनाई गई है तो वो उसी पर काम करेगी, ठीक है, दूसरे पर काम नहीं करेगी। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जाम्पल लिखो। पहला लिखो पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी, ठीक है, पेनिसिलिन सी। हाँ ये नहीं, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन सी को इसके अंदर लिखो, नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर लिखो। ये जी और सी का मतलब ये है कि ये अलग अलग इनके टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रुप्स होते हैं कई सारे उनके, है ना। तो वो ज़्यादा डिटेलिंग हमको करने की ज़रूरत नहीं है अभी। आप इतना समझ लो कि पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन सी, इनमें जो है 90% चीज़ें सब एक जैसी होती हैं, कुछ इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। वो डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है कि वो किसको मारने जा रही है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी और किस सोर्स से वो आई है, इसके ऊपर आप उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर इसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया को एक साथ मार सकती है, इसको मिटा दूँ मैं, ठीक है। चलो पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन सी। अब लिखो पेनिसिलिन ए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लिखो पेनिसिलिन ए। दूसरा लिखो ऑफ्लोक्सिन, दूसरा लिखो ऑफ्लोक्सिन, ये लिखा हुआ है। अब हिंदी वालों को भी नाम थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर हिंदी में इनके कोई नाम नहीं है, है ना, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अगला लिखो टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगला लिखो इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। अच्छा इरिथ्रोमाइसिन नाम से कुछ आपको याद आ रहा है ये कहाँ पर काम आती होगी? ये रेड ब्लड सेल के लिए। इरिथ्रोसाइट्स हमने पढ़ा था ब्लड में, इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल को। तो इरिथ्रोमाइसिन है तो ये वहाँ पे जाके काम करे। देखो इरिथ्रोमाइसिन जो है, मैंने आपसे कहा कि दो तरीके के नाम यहाँ पर होंगे। एक तो क्या होता है कि एक ड्रग कई सारे काम करती है, जैसे अभी हमने देखा था ना पेनिसिलिन जो है, सॉरी पैरासीटामोल जो है वो पेन किलर भी है, फीवर को भी कंट्रोल करेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरीके का काम करेगी, पर उसका जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है? वो इरिथ्रोमाइसिन का मेन फंक्शन क्या है? रेड ब्लड सेल्स के रिगार्डिंग वो काम करेगी। अब उसके कई सारे दूसरे इफेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं दवाइयों के, ठीक है। चलो तो इसको लिख लो जल्दी से। अगला लिखो ये हो गई आपकी एंटीबायोटिक। अब चूंकि एंटीबायोटिक जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, पर हमारे जितना सिलेबस में है उसमें हमको इतना ही याद रखना है कि इसके दो टाइप है, दोनों टाइप के दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आप याद रखो। इसकी खोज किसने की थी वो याद रखो, इसको आगे किसने बढ़ाया था वो याद रखो, ठीक है। बस इतनी जानकारी इसमें आपको काफ़ी है, फिर ज़्यादा हम केमिस्ट्री के अंदर अभी नहीं जा रहे हैं। अगला लिखो एंटीसेप्टिक। अगली ड्रग कौन सी है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होती है? ये भी क्या करेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, पर कैसे यूज होगी? एक्सटर्नल यूज होगी, ठीक है। जैसे कि
स्किन पर अगर मुझे कुछ कट या बाउंड हो गया है तो मैं क्या करूँगा, एंटीसेप्टिक वहाँ पर यूज़ कर लूँगा जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ज़्यादा बड़ा चोट लगी हुई है तो इन्फेक्शन होने की वजह से वो प्रॉब्लम जो है मेरी बढ़ सकती है ना। तो एंटीसेप्टिक का मतलब वो भी वही काम करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, परंतु कैसे, एक्सटर्नल यूज ऑनली। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसकी परिभाषा तो मैंने आपको बता ही दी थी, एंटीसेप्टिक की परिभाषा मैंने आपको बताई दी है ना, डेफिनेशन। एग्जाम्पल लिख लो, पहला लिखो डेटॉल। डेटॉल यूज करते हो आप लोग? ठीक है। दूसरा लिखो, नहीं, सेवलॉन। डेटॉल के बाद लिखो सेवलॉन। अगला लिखो, देखो यहां पर हम कई दूसरे सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आयोडीन का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो भी क्या होता है, हाँ, टिंचर जिसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, टिंचर। तो आयोडीन सॉल्यूशन भी कैसे हम यूज कर सकते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक। बात समझ में आ रही? तो लिख लो आयोडीन सॉल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, टिंचर कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एंटीसेप्टिक्स आप जो है यूज कर सकते हो। अगला है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, बताओ जरा। नॉन लिविंग सरफेस पर यूज होगा, लिविंग टिश्यू पर यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर लिविंग टिश्यू पर यूज होगा तो क्या होगा, वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। स्पेशली कैसे भाई, जैसे ऐसा नहीं है कि लिविंग टिश्यू उसमें हाथ डालते से ही वो खराब हो जाएगा। जैसे मान लो फिनाइल से हम पोछा लगा रहे हैं, तो उसमें जो भी पोछा लगाने वाला है वो हाथ तो डुबाता ही है पोछे के साथ, मतलब उसकी सरफेस पर तो लग ही रहा है। पर अगर आपको कहीं कटा हुआ है ना, कोई घाव लगा हुआ है जहाँ से वो डिसइंफेक्टेंट अंदर जा सकता है बॉडी में, ऐसी जगहों पर आपको उसको लगने से बचाना है, अदरवाइज आपको और ज़्यादा इरिटेशन, जलन हो सकती है। ठीक, तो डिसइंफेक्टेंट में क्या लिख सकते हैं हम, लिखो जरा, लिखो लाइजॉल। ये जो लाइजॉल नाम का एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में, वो प्रोडक्ट का नाम भी कंपनी ने वही रखा है, पर उसकी जो अंदर जो ड्रग है उसका नाम भी क्या है, लाइजॉल। ठीक है, लाइजॉल। दूसरा लिखो, यहां पर क्या है, जैसे एक सब्सटेंस लिया मैंने, फिनॉल। फिनॉल जो है मेरे पास दोनों तरीके से यूज कर सकता हूं मैं, मतलब कि इसको एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज कर सकता हूं मैं, और एज अ डिसइंफेक्टेंट भी कर सकता हूं। पर अंतर क्या करूंगा मैं, क्या अंतर करूंगा, इनके सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। जैसे आपने कहा कि सैनिटाइजर है, अगर हम उसको हाथ में यूज कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन अलग होगा, और अगर उसी सैनिटाइजर से हम किसी ऑब्जेक्ट को सैनिटाइज कर रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन अलग होगा। मतलब हाथ में यूज करने वाले सैनिटाइजर से अगर आप सरफेस को सैनिटाइज कर रहे हो तो वो काम उतने प्रॉपरली अच्छे से नहीं करेगा, आपको ज़्यादा अमाउंट में उसको छिड़कना पड़ेगा। अभी तो हम क्या चल रहा है, दोनों एक साथ ही चल रहा है काम। और दूसरी चीज़ कि वो जो सैनिटाइजर हमें मिल रहा है वो अपना 500 रुपये में 5 लीटर है ना, ये 400 रुपये में 5 लीटर, तो ऑलरेडी उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन बहुत कम है ना। अभी इंदौर में कई बार चेकिंग भी हुई है तो 20, 30 या 40% के आसपास उसका कंसंट्रेशन है, पर उसमें होना कितना चाहिए, 70% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हो क्या रहा है कि वो लोग उस सैनिटाइजर्स के अंदर पानी मिला रहे हैं, सीधी सी बात है, मतलब उसके कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर वो डिसइंफेक्टेंट है तो उसको वो एंटीसेप्टिक बना रहे हैं, सीधी सी बात। ठीक, अब यहां पर डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और एंटीसेप्टिक का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। जैसे कि है ना, जैसे कि अगर मैं लूं 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का अगर मैं 2% सॉल्यूशन लेता हूं, 0.2% सॉरी, तो वो क्या होगा, एंटीसेप्टिक होगा, मतलब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसी फिनॉल का मैं 0.5 से लेकर के 1% तक लेता हूं या 2% तक लेता हूं, तो वो कितना हो जाएगा, 1 to 2% आप लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिसइंफेक्टेंट बन जाएगा। मतलब कि बात समझ में आ गई, कंसंट्रेशन का अंतर। सांद्रता अगर आपने बढ़ा दी तो वो काम नॉन लिविंग पर भी कर देगा, और अगर आपकी सांद्रता कम है तो वो आपके लिविंग टिश्यूज के लिए भी यूजफुल, उसको आप ले सकते हो। पर फिर भी फिनॉल जो होता है, इसका कंसंट्रेशन भले आप कम रख के इसको काम चला लो, पर इसका सिर्फ इमरजेंसी में यूज होता है ना। अगर आपके पास दूसरा कोई एंटीसेप्टिक नहीं है तो आप उसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज फिनॉल को कभी भी कटे हुए घाव पर या हाथों पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, भले उसका कंसंट्रेशन कम है तब भी।
क्यों? क्योंकि वो उसके दूसरे भी कई इफेक्ट है, वो पॉइजनस इफेक्ट भी देता है। इरिटेशन वगैरह तो खैर देगा ही सही आपको, पर पॉइजनस इफेक्ट भी दे सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर क्या होती है कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ ओरिजिनल आती नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें जो वाइट फिनाइल या आपको फिनाइल मिलता भी है मार्केट में, उसमें भी कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ और इन्फेक्शन ऑलरेडी पहले से ही होता है, इसलिए उसको यूज़ करने से बचना चाहिए, पर कर सकते हैं, ठीक है। और एल्कोहल की जहाँ तक बात है तो एल्कोहल भी एंटीसेप्टिक है। एल्कोहल एंटीबायोटिक नहीं होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी में, है ना, जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर में जाकर के वो नार्कोटिक इफेक्ट देता है, ठीक है। मतलब वो उसका जो इफेक्ट है वो एंटीसेप्टिक तक ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि मेडिसिन बनाने में कई जगह एल्कोहल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लगभग हर मेडिसिन में प्रोसेस में कहीं ना कहीं एल्कोहल का यूज़ होता है, ठीक है, बट वो अलग पर्पस से होता है ना। वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग, या जब मेडिसिन प्रिपेयर हो रही है, या तो एक बाय प्रोडक्ट बनेगा, या फिर दूसरे किसी भी तरीके का एक हम कहते हैं ना कि साइड में काम चल रहा होता है, जिससे रिएक्शन जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए। बट हाँ, नहीं, उत्प्रेरक नहीं बोलेंगे उसको हम, प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि होता है ना, ईथर यूज़ होता है ड्रग को प्रोसेस करने के लिए, वैसे ही अल्कोहल भी कई जगह यूज़ होता है, और कई जगहों पर वो कंपोनेंट भी होता है ना, मतलब घटक भी होता है दवाई का। अगर आप देखोगे उसको, उसके पर्चे के ऊपर आपका जो लेबल होता है किसी भी मेडिसिन का, उसको आप ध्यान से पढ़ो, उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अल्कोहल भी क्या है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ हो सकता है, ठीक। अब अगर ऐसा होता कि अल्कोहल जो व्यक्ति पी रहा है, मतलब आप कह रहे हो कि अंदर जाने के बाद भी वो एंटीबायोटिक इफेक्ट दिखाता है, तो इस हिसाब से तो फिर जो पीने वाले हैं उनको कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए, कोरोना होना ही नहीं चाहिए था उनको, सही है कि नहीं सही है, क्योंकि वो तो लगातार पी रहे हैं, तो उनका तो पूरा गला ऑलरेडी साफ ही हो रहा है रोज, तो उनको नहीं होना चाहिए था। पर ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर जाने के बाद चीज़ों का जो रिएक्शन है, जो उनका एक तरीके से हम प्रभाव कहेंगे, वो सब बदल जाता है, ठीक, क्योंकि बॉडी अपने हिसाब से काम करेगी। ये हो गया, ठीक। चलो अगला लिखो। डिसइंफेक्टेंट हो गया आपका, है ना। इसके बाद लिख लो एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग में आप लिखो, डेफिनेशन लिख लो पहले। तो नाम से समझ में आ रहा है क्या है एंटी फर्टिलिटी ड्रग? एंटी फर्टिलिटी ड्रग मतलब प्रतिजनन औषधियां। कोई मतलब बताएगा क्या इसका भाई? एंटी फर्टिलिटी ड्रग का मतलब है कि जो आपकी फीमेल्स होते हैं, है ना, वुमेन्स जो होती है, उनके अंदर जो एग फॉर्मेशन होता है ना, उस एग फॉर्मेशन को जाकर के ये रोक देगी, है ना। आप जैसे कि मान लो वही जब वो आपका जाइगोट बनेगा, मतलब कि मेल से स्पर्म आया और फीमेल का जो ओवम है वो आया, है ना, तो उनके मिलने से क्या बनेगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आपका जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो उसको वो बनने से क्या कर देती है, रोक देती है। मतलब कि फीमेल के अंदर जो उनकी फर्टिलिटी, अंडे बनाने की जो उनकी क्रिया है, उसको क्या कर देगी, ये रोक देगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको हम कहेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो इस एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख लो, टू ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ to block formation of egg in female। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लो, इसका लिख लो, हिंदी वाले भी लिख लो। लिखो, अंडे निर्माण की प्रक्रिया को रोकती है, ब्रैकेट में लिख लेना, महिलाओं में। ठीक, ये दो एग्जाम्पल इसमें लिख लो, एंटी फर्टिलिटी ड्रग के एग्जाम्पल्स हैं। भाई जो कपल्स होते हैं ना, जैसे इनको अभी बच्चा नहीं चाहिए, तो वो टेबलेट्स यूज़ करते हैं, है ना, जैसे माला डी वगैरह, इस तरीके की टेबलेट आपने सुनी होगी ना, बहुत पुरानी टेबलेट है, तो वो टेबलेट इसी तरीके का काम करती है। ठीक है, हाँ, गर्भ निरोधक गोलियां, आप ऐसा बोल सकते हो हिंदी में। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अगली हेडिंग डालो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हिंदी में इनको कहते हैं हम कृत्रिम
मधुरक, कृत्रिम मधुरक। ठीक, एक और चीज हमको पढ़नी है इसके अंदर, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव, ये दोनों चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? खाद्य संरक्षक। क्या होगा इसका मतलब? खाद्य संरक्षक। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछ भी लेते हैं। देखो, आर्टिफिशियल स्वीटनर और आपका फूड प्रिजर्वेटिव, ये दोनों इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल लाइफ में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ड्रग वगैरह तो वो लोग यूज़ करेगा जिसको प्रॉब्लम होगी। भाई एसिडिटी की ड्रग कौन यूज़ करेगा? जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है ना। या फिर फर्टिलिटी की ड्रग भी वो यूज़ करेगा जिसको वो प्रॉब्लम है। पर ये वाली जो चीज़ें हैं ये जनरली जो है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, और इसमें से भी फूड प्रिजर्वेटिव जो है वो तो लगभग सभी लोग करते हैं। ठीक है, आप बाहर से मार्केट से कोई सा भी प्रोडक्ट अगर लेकर खाते हो पैकेट वाला, चाहे वो चिप्स हो आपका, है ना, या दूसरी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोई भी चीज़ हो, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? फूड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, और आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है ये भी लिमिटेड लोग ही यूज़ करते हैं, पर ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये नॉर्मल लोग भी यूज़ करने लगे हैं, है ना। जैसे कि वो आजकल चल रहा है ना फिटनेस का ट्रेंड, तो लो कैलोरी शुगर, है ना, कई नाम से मार्केट में बिकता है, जिसमें आपको मिठास तो मिलेगी शक्कर की, ठीक है, पर आपको कैलोरी नहीं मिलेगी। मतलब कि पहले ये लोग क्या यूज़ करते थे? केवल जो डायबिटिक पेशेंट थे, जिनको शक्कर की बीमारी होती है ना, शुगर का प्रॉब्लम होता है, वो लोगों के लिए स्पेशली ये ड्रग है। ठीक है, ताकि उनको मिठास मिले पर स्वीटनेस मिलेगी, पर क्या नहीं मिलेगा? कैलोरी नहीं मिलेगी, है ना। भाई शक्कर ना खाने का रीज़न क्या होता है कि वो कैलोरी बहुत ज़्यादा देता है, जिसकी वजह से उनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो उसमें उनको लेवल बढ़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मीठा आनंद वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और दूसरा पढ़ेंगे हम फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब खाने में पीने की चीज़ों में ऐसी चीज़ें, केमिकल्स मिलाना जिसकी वजह से वो लंबे समय तक खाने योग्य बने रहें। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम कल पढ़ेंगे।